कांटे की टक्कर रहेगी, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। शायद कांग्रेस किंग मेकर बन जाए दिल्ली में। मदन लाल जी खुराना ने इस्तीफा दे दिया था। अब ये बात अलग है कि आज शराब घोटाला होने के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को हटना ना पड़ा। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि सब जेल में थे, इतने सारे मॉन्यूमेंटल करप्शंस किए उन्होंने। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे दिल्ली इलेक्शंस पर। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली वासी हूँ, दिल्ली की वोटर हूँ और दिल्ली में चुनावी माहौल है और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। और अभी जो दिल्ली में पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी की बात करें जो सत्ताधारी पार्टी है फिलहाल, या भारतीय जनता पार्टी की बात करें जिनको काफ़ी समय से दिल्ली में सत्ता करने का मौका नहीं मिला है, इससे पहले जो शासन कर रही कांग्रेस की बात करें, जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि अब से कुछ दिन पहले कांग्रेस रेस में ज़्यादा कहीं नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अभी कहीं न कहीं जो चुनावी माहौल है उसको गरमाने की कोशिश या वोटों को साधने की कोशिश कांग्रेस करती नज़र आ रही है। क्या कुछ माहौल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज के शो में बने हैं उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम दिल्ली पे भी बात करेंगे कि मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें जो ग्राउंड पे भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो बताऊँगी। और उमेश जी जो दिल्ली के बाहर हैं, उनको कैसा लग रहा है, वो क्या सोचते हैं दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है, बदलाव की उम्मीद नज़र आती है? उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के जय शो सिया में। राम। जय सिया राम। तो कैसा लग रहा है? आप दिल्ली के बाहर हैं, आपको क्या लग रहा है? दिल्ली में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, हमेशा मैं दिल्ली के बाहर रह के मुझे एक अचंभा होता है कि हुँ, जब पार्लियामेंट इलेक्शंस होते हैं तो सातों सीट बीजेपी को आती है, और हुँ, जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं तब मतलब आपका बोलबाला होता है। ठीक है? हुँ, तो जनरली मैंने वोट शेयर भी देखा है, वो रिवर्स हो जाता है। अगर हुँ, पार्लियामेंट इलेक्शंस में बीजेपी को 50% के अबव वोट मिलता है, तो वही ये आप देखते हैं कि आपको असेंबली इलेक्शंस में 50% से अबव वोट मिलता है। तो एक तरह से क्लीन स्वीप हो जाती है। जो आपने देखा है कि 2015 के इलेक्शन में उनको 67 सीट्स मिली थी और हुँ, 2020 इलेक्शंस में उनको 62 सीट मिली थी। तो एक तरह से अमेजिंग अचीवमेंट भी है। और उससे पहले 2014 में एक बार इलेक्शन हुआ था, तब मेरे ख्याल से शायद बीजेपी और आप नेक के नेक थे, 32 और 30 ऐसा कुछ मिला था। हुँ, और मेरे ख्याल से अभी स्थिति जो है, जिस हिसाब से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है, बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। और जो ये इलेक्शन जो इमीडिएटली जो कांग्रेस इलेक्शन हार चुकी थी, एक बीच में एक इलेक्शन हुआ था, हुँ, वैसा कुछ सिनेरियो रिपीट होने की आशंका है। मुझे ऐसा लग रहा है कांटे की टक्कर रहेगी, किसी भी पार्टी को ऐसा कोई, मुझे लग रहा है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। और देखने में रहेगा कि शायद कांग्रेस किंग मेकर बन जाए दिल्ली में। ये एक रियल पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। भले ही मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ एंड अदर थिंग्स, बट मुझे ग्राउंड पे जो एक बाहर से पर्सपेक्टिव है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि हुँ, आप देखिए, बीजेपी 1998 से जब मेरे हिसाब से सत्ता में नहीं है, और उससे अब मेरे हिसाब से उस समय मदन लाल खुराना थे उनके फर्स्ट सीएम। और हुँ, बाद में शाहिद सिंह वर्मा बने थे। जैन कमीशन का अगर जब हवाला कांड का जब आया था, तब आपने देखा कि मदन लाल जी खुराना ने इस्तीफा दे दिया था। अब ये बात अलग है कि आज शराब घोटाला होने के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को हटना ना पड़ा। उनकी सारी कैबिनेट एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि सब जेल में थी। इतने सारे मॉन्यूमेंटल करप्शंस किए उन्होंने। फिर भी मुझे लगता है इस मैटर पे आप इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी थ्रो कर सकती है, हुँ। बिकॉज़ यू आर देयर इंटू कैम्पेनिंग। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या लग रहा है आपको? ये एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव है जी, फ्रॉम बिल्कुल। और मैं पिछले कई दिनों से यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं ग्राउंड पे कैंपेनिंग में हूँ दिल्ली इलेक्शंस के, ऑब्वियसली क्योंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी की सपोर्टर हूँ। आई एम अ फ्रेंड ऑफ बीजेपी। तो लोकसभा में भी मैंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैंपेनिंग की थी। मैं किसी कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग नहीं कर रही हूँ। हम लोग जो हमारी टीम है
उसमें कुछ लोग हैं जो पूरी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए यानी कि पूरी पार्टी के लिए हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिसमें हम अलग-अलग स्लम एरियाज़ में अलग-अलग मीटिंग्स और बहुत सारी सभाएँ इस तरह की हैं, उसमें हम शामिल हैं। बहुत सारे स्लम एरिया ऐसे-ऐसे स्लम एरिया में हम गए हैं जो कहते हैं कि गरीबों के लिए ये किया गया, वो किया गया है। वो सारे जो ढकोसले और जो वादे और जो एक तस्वीर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बना कर रखी थी कि दिल्ली में लोगों को फ्री राशन, पानी और ये शिक्षा और वो सारा, उसका भंडाफोड़ हो रहा है और वो लोग जो 10 साल, 11 साल इनफैक्ट कहना चाहिए 11 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल के झूठों से जो त्रस्त हैं, वो बदलाव चाहते हैं और उनको बदलाव के लिए अगर कोई दूसरा ऑप्शन नज़र आता है या भरोसा नज़र आता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी ही वो भरोसा हैं, जिन्होंने यूनियन या फिर केंद्रीय सरकार की अगर हम बात करें, उसमें रहकर बड़ी सारी ऐसी योजनाएँ उस वंचित वर्ग के लिए लागू की, जिससे बड़ी राहत मिली है। चाहे हम 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें जिसने चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे आयुष्मान जो आयुष्मान भारत है उसकी बात करें जिसमें फ्री इलाज के लिए लोगों को पैसा मिलता है, फ्री इलाज का जो एक कार्ड है जो गरीबों को जो बड़ी बीमारी या कोई बड़ा खर्चा है ऐसे में जो एक गरीब परिवार है उसके लिए बड़ी राहत है। लेकिन बात अलग ये है कि उत्तर प्रदेश या फिर अलग राज्यों में देखें तो बड़ी अच्छे से लोग इस चीज़ को अवेल कर पाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या फिर जनधन या किसान सम्मान निधि, ये सारी चीज़ें रहीं जो पिछले उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो रिपीट हुए योगी आदित्यनाथ एज़ सीएम उनको बनाने में काफ़ी हद तक ये सफल और लाभदायक साबित हुई क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो एक योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश या बिहार या इस तरह के राज्यों की बात करते हैं जहाँ पर गुंडा राज और बाहुबली और इस तरह के लोग हुआ करते थे। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा पूरे चुनाव में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की कैंपेनिंग हो रही थी और मेरा ऑफिस नोएडा में हालाँकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं आस-पास जब लोगों से बात कर रही थी, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या छोटे-छोटे कारोबारी हैं, उनको पहले ही कह रहे थे कि हमें बाबा जी वापस चाहिए क्योंकि बाबा जी जब से आए हैं तो हमें कोई परेशान नहीं करता क्योंकि गुंडे माफिया, छोटे-छोटे काम करने वाले लोगों से हफ्ता वसूली या इस तरह की चीज़ें जो करते थे उससे छोटे गरीब वर्ग परेशान रहा। तो योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर चाहे महिलाओं की सुरक्षा के हवाले से बात करें, गुंडा माफिया, छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी किसी की भी बात करें तो वो एक बड़ा वो रहा उपलब्धि योगी आदित्यनाथ जी के लिए और जो उनको रिपीट कर लेकर आया उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर। तो हम अगर बात करते हैं जो विश्वास प्रधानमंत्री आवास योजना से जो बहुत सारे गरीबों को घर मिले, लेकिन दिल्ली में वो घर नहीं मिल पाए क्योंकि मैं घर की बात इसलिए कर रही हूँ कि जिन हम इलाकों में गए, एक बड़ा फ्लाईओवर के नीचे बहुत बड़ा नाला और नाले के किनारे पे वो नाला जिसमें पूरे शहर का या उस इलाके का मतलब आप मल-मूत्र और इतनी गंदी अवस्था कि आपको उमेश जी मैं यकीन नहीं दिला सकती कि मुझे रात भर नींद में वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी और हमने जब उसको क्रॉस किया नाले के ऊपर लकड़ियाँ और फट्टे पड़े हुए थे, उसके ऊपर से हम गुज़र कर गए और फ्लाईओवर के नीचे नाला, नाले के ऊपर लोग रह रहे हैं और वो लोग बता रहे थे कि जब बारिश का पानी भरता है तो हमारा घर डूब जाता है और हमारा जो खाना, कपड़े, चीज़ें होती हैं सब बह जाता है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। हमें वादा किया गया, हमसे डॉक्यूमेंट लिए गए अरविंद केजरीवाल द्वारा कि हम आपको घर देंगे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। और मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना या आयुष्मान जैसी जो योजनाएँ हैं, वो दिल्ली के लोगों को वो लोग अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें अड़चन अरविंद केजरीवाल डालते हैं। हालाँकि वो बड़ा प्रचार करते हैं कि ये हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ये स्वास्थ्य आरती का जी, स्ट्रक्चर अंबर जी बनाया। मैं अंबर जी मैं जी। इसको आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने ये भी सुना है कि हुँ, प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान भारत योजना है, जो हेल्थ हुँ। स्कीम है, वो दिल्ली में लागू नहीं हो पाई है। और जी। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 70 हुँ, साल से ऊपर के ऊपर जो जो बुजुर्ग लोग बुजुर्ग लोग हैं, हुँ, उनके ऊपर जो स्कीम लागू हो रही थी, मतलब जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है, हुँ, वो हुँ, दिल्ली के निवासियों को वो हुँ। बेनिफिट नहीं मिल रहा है।
ये जी, वही मैं आपको ये सारी चीज़ें जो बता रही थी, वो इसीलिए बता रही थी जो केंद्र सरकार की स्कीम है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो या फिर जो भी जो केंद्र सरकार की नीति है जिससे गरीब वर्ग को एक राहत मिलती है, उसको एक सम्मान मिलता है या जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ग्रोइंग इंडिया की बात करते हैं, विकसित भारत जो 2047 का प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, उसकी बात करते हैं, तो उसमें हम जब गरीब वर्ग को एक सपोर्ट, एक राहत देंगे, हालाँकि जब हम टीवी डिबेट्स करते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स होती है, तो उसमें जब आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो कहते हैं बताइए कैसा विकसित भारत है? कैसी आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएँगे जहाँ पर 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है? आप ये देखिए वो गरीब वर्ग जिसके पास जो स्ट्रगल कर रहा है, जो छोटा-छोटा कारोबार या छोटे काम करके खुद को स्टेबल कर रहा है, आज उनके पास वो अवसर है कि वो जनधन योजना के तहत पहले तो किसी गरीब का अकाउंट नहीं हुआ करता था। जनधन योजना के तहत वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं, अपने अकाउंट में पैसा रख सकते हैं। छोटे कारोबारी आप ठेले जो सब्ज़ी वाले के जो वेंडर्स होते हैं उसके पास जाएँ, चाय वाला, समोसे वाला, रिक्शे वाला, हर किसी के पास यूपीआई है। इनफैक्ट भिखारी वो भी अगर आप रेड लाइट पे आप बैठे हों और कहें कि कैश नहीं है, तो वो यूपीआई स्कैनर आगे कर देते हैं कि आप स्कैन कर दीजिए। तो आज हम डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, वो गरीब वर्ग जो स्ट्रगल कर रहा है खुद को अपग्रेड करने के लिए, ऐसे में अगर सरकार उनको फ्री राशन दे देती है, तो ये उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है। वो अब कुछ जुटाकर अपने आप को एक बस दूसरे लेवल पे ले आएँगे। उनके बच्चे अच्छे स्कूल, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। योजनाएँ हैं सरकार की जो बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रही हैं। हालाँकि अरविंद केजरीवाल जी ने भी बड़ा आडंबर किया कि हम ओबीसी और इस तरह के छात्रों को बाहर भेजेंगे। हालाँकि भेजा नहीं गया, 1 या 2 को ही भेजा, उन्होंने प्रचार बहुत ज़्यादा किया। बात यही है कि दिल्ली का जो बजट है वो डेफ़िसिट में है और वो फ्री की रेवड़ियों का वादा इतना कर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से पैसा लेकर आएँगे। पैसा कहाँ से आएगा? कैसे जो वादों पे वादे कर रहे हैं वो कैसे सफल हो पाएँगे? और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वादों के नाम पर जो प्रचार-प्रसार किया अरविंद केजरीवाल ने उसका झूठ अब खुल गया है, जनता बदलाव चाहती है। ऑटो वालों की बात करें, ऑटो वालों के लिए कहा था हम एसोसिएशन बनाएँगे, उनकी वेलफेयर के लिए ये वो पता नहीं क्या-क्या करेंगे। लेकिन कुछ हुआ नहीं, ऑटो वालों की बात करें, ऑटो वाले नाराज़ हैं। अरविंद केजरीवाल का जो कोर वोट बैंक था, जिसमें गरीब वर्ग, खास तौर से ऑटो वाले, जो बेचारे झुग्गी-झोपड़ी और इस तरह के इलाकों में रहते हैं, उनको इन्होंने टारगेट किया। अब वही उनसे त्रस्त है और वही बदलाव दिल्ली में चाहता है और बदलाव के लिए दूसरा ऑप्शन कोई नज़र नहीं आता क्योंकि अंबर जी, कांग्रेस अभी अंबर जी, अंबर जी, एक और उतनी एक क्वेश्चन पूछना जी, था मुझे। आपने बताया था इतनी सारी जो प्रोमिसेस है वो किया नहीं गया था। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविक एम्यूनिटीज़ है और हुँ, जैसे मैंने भी सुना है कि हुँ, ब्रिजेस का रखाव बरोबर नहीं हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एब्सोल्यूटली कोई कोई ज़्यादा इज़ाफ़ा नहीं हुआ है और ये तो आप गनीमत समझिए कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जैसे G20 कराती रहती है तो दिल्ली के अंदर कुछ हो रहा है। नहीं तो बिल्कुल। नहीं तो मैंने जहाँ तक मैंने सुना है, अगर ये हुँ, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रहती, तो दिल्ली तो आज रहने लायक भी नहीं होती। आप देख लीजिए बिल्कुल। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का, 500 के ऊपर चले जाता है। मैं यमुना है यमुना की बात की, या पॉल्यूशन, तो ट्रैफिक, तो आपने सड़कें। यमुना है, जैसे वो उसके अंदर झाग हो रहे हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोग बबल बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चेन्नई लेकिन में ऐसा इनिशियल है। मेरा मेरा एक सोशल हमारा एक इनिशिएटिव था जो यमुना शुद्धि अभियान, उसके तहत जब हम यमुना और इन सारे बैंक्स पे गए, वहाँ पर लोग जो रह रहे थे उनसे बात की क्योंकि वो उस पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, उस सब के लिए। उनको इतने सीवियर स्किन कैंसर और इतनी स्किन डिज़ीज़ हुई क्योंकि उनको बेचारे गरीब उतने जानकार नहीं हैं कि ये पानी जो आ रहा है वो कितना हार्श और कितने खतरनाक केमिकल्स हैं, जिससे आपको कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो सालों से जो वादा किया गया कि यमुना साफ होगी, दिल्ली में जब पंजाब में सरकार नहीं थे तो कहते थे कि दिल्ली में पॉल्यूशन होता है पंजाब की वज़ह से। आज पंजाब में खुद की सरकार है तो पता नहीं अंबर जी पॉल्यूशन जी, अंबर जी, आप अयोध्या भी जाके आइए, मैंने वहाँ पे जी, सुना है, वहाँ पे वो सीवेज सिस्टम लगाया गया है, जिसके कारण सरयू नदी बहुत जी, अच्छी हो गई है। आप जी। उसके बारे में बताएँगी कि क्या हुआ था उधर? तो लोगों को समझ में आएगा कि यमुना का पानी कितना खराब है और यूपी में जो बाबा जी ने डेवलपमेंट किया है, तो लोगों को समझ में आएगा। अगर आप उस पे थोड़ा रोशनी डाल सकें तो बढ़िया रहेगा। देखिए
प्राण प्रतिष्ठा के समय पिछले वर्ष हम अयोध्या गए थे। अयोध्या में काफ़ी भव्य समारोह और एक बड़ा अच्छा वातावरण वहाँ पर था। पूरी पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया था, दुनिया भर से लोग आए थे, अच्छी सिक्योरिटी का इंतज़ाम था और पूरे ही भारत के जिन आप सेलिब्रिटीज़ की बात करें, चाहे उद्योग जगत से हों, सिनेमा जगत से, मीडिया, पॉलिटिक्स सभी लोग वहाँ पर थे और बड़ा सिक्योरिटी का इंतज़ाम था और जगह-जगह लोग खुशी से भरे हुए नज़र आ रहे थे और फूलों की खुशबू हर तरफ नज़र आ रही थी क्योंकि पूरा अयोध्या फूलों से सजा हुआ था। सरयू किनारे हम लोग गए थे। सरयू घाट को जिस तरह से और पूरे ही क्योंकि मैं बाय रोड गई थी और क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि किस तरह के अब सड़कें हैं, कैसा माहौल है और तो हमारी पूरी टीम हम लोग बाय रोड गए थे और बड़ी अच्छी सड़कें आप जाएँ फ्लाईओवर्स की, हाईवेज़ की बात करें या पूरे अयोध्या और आस-पास के जो इलाकों की बात करें, बहुत सही वहाँ पर डेवलपमेंट हमने देखा, अच्छा इंतज़ाम था और सरयू की बात आपने की तो उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ जी का एक जो प्लान था पूरे देखिए अयोध्या को लेके पूरी तरह से जो एक एक उनका प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट कहें, पूरी तरह से क्योंकि अयोध्या एक ऐसा बड़ा मुद्दा रहा है अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए करें या पूरे भारतवर्ष के लिए क्योंकि एक आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र था, उसपे वर्षों से जो स्ट्रगल चली, उसको लेकर अगर आप कोई उसकी शुरुआत कर रहे हैं, फैसला आता है, वहाँ पे मंदिर निर्माण होता है, तो जहाँ पर मंदिर है, लोग रहते हैं और सरयू नदी है, तो उसका पानी भी वैसा ही होना चाहिए जो जैसा कि पावन वो धरती है, वहाँ का माहौल है। तो उसको लेकर भी जहाँ पे जब एसटीपी प्लान की बात करें, वो लगा और वो डेवलपमेंट हमें पूरे उत्तर प्रदेश में नज़र आता है और बार-बार हम जब चुनावी सभाओं की बात करें तो यही सुनने के लिए नज़र आता है जब आप दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली ठीक है। हमें मैं इस तरह की अब नज़र अंबर आती है अंबर जी, और मैं यहाँ पे यहाँ पे एक और एक बात करना चाहूँगा, जी। 1 सेकंड। मैंने सुना है इस बार कि जी। दिल्ली ऐसा भी डिमांड आ रही थी सर्टेन इंडियाज़ के क्वार्टर से कि हुँ। दिल्ली का कैपिटल शिफ्ट कर देना चाहिए कुछ महीनों के लिए। मतलब आप राजधानी शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है उधर। सेकंड, जैसे यमुना का पानी है बहुत खराब है। दिल्ली के अंदर अगर आप लोग जो रह रहे हैं, वो तो एक टॉक्सिक गैस चैम्बर में रह रहे हैं। लोगों ने ऐसा भी बोलना चालू किया था जी, और एक उमेश तरह जी से जी, देसी कहावत है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब हमसे खुद कुछ नहीं होता तो हम कमी निकाल देते हैं। जब हमसे नाचना नहीं आता, डांस करना नहीं आता तो कहते हैं भैया की ज़मीन अच्छी नहीं, ऊबड़-खाबड़ है, टेढ़ा है, ये है, वो है। तो दिल्ली को लेकर कोई भी प्रदेश हो या पूरे हम देश की बात करें, उसकी ज़िम्मेदारी देखिए चाहे पॉल्यूशन की बात करें दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जिनके सामने ये बड़ा चैलेंज रहा जिसमें चाइना हमारे सामने बीजिंग उसको लेकर उन्होंने काम किया। आज वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे सामने है, नतीजे हमारे सामने हैं। कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल सामने मिलते हैं। साथ सा बात यही है कि वादे तो करते हैं लेकिन हकीकत में ग्राउंड पर वो चीज़ों को का इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आया। उसमें सबसे बड़ा जो वादा था साफ पानी। आप कहीं भी चले जाएँ दिल्ली के कच्चे इलाकों में झुग्गी-झोपड़ी, झोपड़पट्टी में पीने का पानी लोग खरीद कर पी रहे हैं वहाँ पर। हर आदमी ये कह रहा था कि मैडम हम बात करते हैं पीने के पानी के फ्री पानी कहाँ से मिल रहा है? हम तो पीने का पानी खरीद कर पीते हैं। बड़ी कैन गैलन ले खरीदते हैं खाने-पीने के इस्तेमाल करने के लिए और फ्री बिजली की बात करें या इस तरह की चीज़ों से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। पीने का पानी बेसिक है, पीने के साफ पानी देखिए पीना जो बट सप्लाई जी, वाटर भी आता है जहाँ पर, वो बिल्कुल गंदा और गादला है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और पानी के स को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा झूठा इतना बड़ा झूठ बोला जिसकी तरफ से इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भी जारी किया और उनको क्लैरिफिकेशन का समय भी दिया था। बात यही है कि एक एक सीएम के पद पर रहा व्यक्ति जो झूठ बोलते-बोलते इतना कॉन्फिडेंट हो गया है कि आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा पानी में ज़हर मिला देता है और वो हमने उसको साफ किया है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें आप किस तरह से बोल लेते हैं? आप इतना ड्रामा करते हैं दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश है और उनके मैं बीच ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर आपने हमें नहीं सुना तो जो फ्री वाली स्कीम है, फ्री बिजली, पानी और ये सारी जो वो कहते हैं रेवड़ी वाली स्कीम, ये सारी चीज़ें बीजेपी हटा देगी। तो उन्होंने अगर कुछ किया होता या फिर जो पुजारी और ग्रंथी योजना का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था अभी कुछ दिन पहले, अगर उन्होंने इतने सालों में 11-12 सालों में कोई काम किया होता तो उनको और फ्री की रेवड़ियाँ बाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
और अंबर दिल्ली जी, एक जी। अंबर जी, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि 2 महीने पहले मैं पुरी गया था। पुरी की हुँ, जनता को पानी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हुँ, फ्री टैप वाटर हैज़ बीन हुँ, इंस्टॉल्ड इन ऑल ओवर द सिटी। द हुँ, ओनली सिटी इन इंडिया जहाँ पे पीने का पानी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्वच्छ आरओ पानी। ठीक है? हुँ, ये आपको आप दिल्ली की जनता को बताने के लिए बता रहा हूँ। और एक हुँ, और एक चीज़ है, जब मैंने बहुत बार देखा है कि अभी ग्राउंड पे ऐसी बात हो रही है कि कांटे की टक्कर मुझे लग रहा है। बट जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, आप मुझे तो लग रहा है कि आपने आपने जिस हिसाब से ग्राउंड सिचुएशन बताई है, इसमें लग रहा है कि क्लीन स्वीप होने वाली है बीजेपी की। ठीक है? बट मैं एक और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बीजेपी दिल्ली के पास कोई कदावर नेता नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नेता हैं। उनके पास स्टेट में एक फेस है। बीजेपी इज़ फाइटिंग द इलेक्शन ऑन द करिश्मा ऑफ नरेंद्र मोदी, कैंपेन ऑफ बाबाजी, कैंपेन ऑफ हेमंत बिस्वा शर्मा, कैंपेन ऑफ अमित शाह। दिल्ली के जो नेता है, जैसे मैं कुछ नेताओं का नाम ले सकता हूँ, जैसे स्मृति ईरानी है, बंसुरी स्वराज है, और बहुत लोगों ने हमने पहले भी शो किया था, जब लोगों ने बोला था नुपुर शर्मा को रखने के लिए। पर मैंने बोला था नहीं रखने के, क्योंकि अगर उनको रखा जाता तो माइनॉरिटी वोट्स एक साथ जाते हैं। जैसे आपने आपने भी बताया कि कांग्रेस अभी कहीं कहीं रेस में लग रही है, कांग्रेस एक तरह से काउंटर कर रही है आपको। तो एक तरह से दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। इस बिल्कुल, त्रिकोणीय दिल्ली और देखिए मुझे लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला बनता है तो ही बेहतर है बीजेपी के हक में क्योंकि जो आप की या कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो कॉमन है और कांग्रेस की ही वोट बैंक को घसीट कर आम आदमी पार्टी ने अपनी एक वोट बैंक क्रिएट की है। तो ऐसे में अभी पिछले कुछ दिनों तक तो कांग्रेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी और लोगों को भी ऐसे में मुझे ये लगता है कि अरे! क्योंकि कांग्रेस तो कहीं न कहीं, कहीं रेस में ही नहीं, कहीं चर्चा में ही नहीं है। एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस अब केंद्र स्तर पर बात करें लोकसभा चुनाव में भी ऐसी कोई खास किया नहीं, हालाँकि 99 को लेकर उन्होंने काफ़ी सेलिब्रेट किया। लेकिन दिल्ली में अभी चर्चा में उतनी रही नहीं, तो ऐसे में लोगों को ये लगता है कि हमारे पास 2 ही विकल्प है। एक है आम आदमी पार्टी और एक है बीजेपी। तो ऐसे में अब बीजेपी बड़ी दावेदार है ऑफ कोर्स और लेकिन हम अगर कांग्रेस की और आपकी और एएमआईएम के पास भी कई सारी सीटें हैं जिसको उन्होंने सीटों पर कई सारे ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो दिल्ली दंगों के आरोपी रहे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और अगर हम ओवैसी की बात करें तो उन सीटों पर खुलकर और बड़े बढ़-चढ़ कर प्रचार करते हुए ओवैसी ब्रदर्स नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जो मुस्लिम सीट्स हैं और मुस्लिम वोट बैंक या जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या फिर इस तरह की जो और पार्टी हैं क्योंकि इंडी अलायंस में तो हैं ही, हालाँकि दिल्ली में कांग्रेस और आपका अलायंस नहीं है, लेकिन एक इंडी गठबंधन जो अलायंस की हम बात करते हैं, वो पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन करती नज़र आ रही है, कांग्रेस से दूरी बनाए हुए और इसके पीछे अखिलेश यादव जी का कोई उद्देश्य हो सकता है, वो दिखाना चाहते होंगे कांग्रेस को कि हम कम नहीं हैं क्योंकि पिछले चुनावों में जो उठा-पटक रही कांग्रेस और अखिलेश यादव या फिर हम सपा या कांग्रेस कहें, तो वो एक पावर प्ले शो ऑफ चलता रहता है। तो कहीं न कहीं वो भी कोशिश है क्योंकि आउटराइटली जाकर सपा की तरफ से समर्थन आ रहा है आपको सिर्फ। तो ये इसके पीछे की क्या इक्वेशन है ये वो अखिलेश यादव ही भली-भाँति बता पाएँगे और जो समझ में आ रहा है वो यही है कि कहीं न कहीं कांग्रेस को उसकी जगह दिखाना या ये दिखाना कि हम ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं, ये भी इसके पीछे मकसद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इंडी गठबंधन में जो भी पार्टियाँ शामिल हैं उसमें या घटक दल की बात करें उनमें खुलकर आम आदमी पार्टी को समर्थन नज़र आ रहा है, कांग्रेस को इतना समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो चाहे किसी भी पार्टी की बात कर लें वोट बैंक कॉमन है, सभी पार्टियों का एक ही है। ऐसे में उन अगर ये वोट बैंक डिवाइड हो जाता है और सिर्फ़ 3 या 4% वोट शेयर इंक्रीज़ हो जाता है, तो बीजेपी की जीत तय है और क्योंकि बहुत सारे लोग वोट भी नहीं करते हैं इस बार जिस अब तरह से अंबर जी, प्रचार किया जा रहा है। जी। मैंने सुना है इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता है, हुँ, जो कारसेवक है, वो हुँ, लोग अब इस इलेक्शन में जैसे हरियाणा में किया था, जैसे महाराष्ट्र में
उन्होंने कैंपेनिंग की है, छोटी-छोटी सभाएँ की है। ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि वो एक्टिवेट हो चुके हैं। क्या जी, आपने उनको मतलब देखा है? बहुत सारी सभाएँ हो रही हैं, अलग-अलग वर्ग, अलग-अलग जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उन सब से मिला जा रहा है, सबसे बात की जा रही है, सबको आउटरीच प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर वर्ग, हर इंडस्ट्री, हर तरह के लोगों से मिला जा रहा है, सभाएँ हो रही हैं, हर जाति के लोगों से मिला जा रहा है, उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनकी शिकायतों को सुना जा रहा है। तो बहुत अलग लेवल पे प्रचार हो रहा है और साथ ही साथ जो लोग बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो वोट नहीं करने जाते हैं, उनको भी वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वोट कीजिए। सिर्फ ज़रा-सा वोट शेयर बढ़ेगा अम 3 या अंबन 4% अंबन और जी, उससे जी, अब एक और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है, अगर बीजेपी को कोई भी स्टेट जीतना है, तो एक प्रधानमंत्री का करिश्मा है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सेकंड होता है लोकल स्टेट लीडरशिप। थर्ड हुँ, होता है जो बूथ लेवल कैन्वैसिंग, और उस दिन जी, बूथ पे बीजेपी के सपोर्टर्स को तक लेके आके वोट करवाना, दैट इज़ जी, वेरी मच इम्पोर्टेंट, और ये काम करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यसेवक है वो काम करते हैं। और जी। हमने यही देख लिया कि हरियाणा के इलेक्शन में, महाराष्ट्र के इलेक्शन में संघ ने जो भूमिका निभाई है, उसको बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली है, ठीक है? और ये जिस हिसाब से आप बता रही है कि संघ के कार्यकर्ता इस बार एक्टिवेट हो गए, और उन्हीं उनकी मोबिलाइजेशन के कारण, उनके आउटरीच के कारण इस बार एक तरह से आपने जिस हिसाब से मुझे बताया है कि लग रहा है कि इस बार बीजेपी को कम से कम 40 से 45 सीट, मुझे आपके मैं जब स्टार्टिंग में आया था, मुझे लग रहा था कि कांटे के मुकाबला हो सकता है कि दोनों पार्टी को 30-32 सीट मिलेगी और कांग्रेस शायद 3 चा 4 सीट्स में लेके शायद वापस आ जाए। पर अगर आपकी बात अभी मैं समझूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को शायद 45 सीट्स मिल जाए। देखते हैं। आप ग्राउंड पे हैं, आपने दिल्ली को जो इलेक्शंस है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आप उधर की वोटर भी हैं, आप दिल्ली को अच्छी तरह से जानती हैं, किसी ओर से। तो मेरे हिसाब से आपने जो विश्लेषण दिया है, आपने जो बात की है, अभी मुझे अपनी जो गणना है, उसको रिवाइज़ करना पड़ रहा है। बस यही बताना चाहूँगा। और बिल्कुल, भी देखिए अगर आप कुछ जी, और भी अभी आप कुछ कुछ बताना पहले तक चाहती है तो बताइए? चीज़ें उतनी स्पष्ट नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे-जैसे प्रचार हो रहा है, लोगों तक पहुँचा जा रहा है, उनकी बातों को सुना जा रहा है और बहुत सारी अवेयरनेस, कन्विंसिंग सारी चीज़ें हो रही हैं, हर वर्ग, हर सेल, हर इंसान एक्टिवेटेड है, संघ की बात की, संघ भी एक्टिवेट है। तो दिल्ली में अब दिल्ली को बदलाव की ज़रूरत है, बहुत समय से दिल्ली बदलाव माँगती है, कांग्रेस को भी समय दिया, आम आदमी पार्टी को भी 2 टर्म से ज़्यादा दिया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी को मौका मिलना चाहिए और इस बार बदलाव दिल्ली की जनता चाहती है और हम बदलाव बहुत जल्दी देखेंगे, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। तो दिल्ली में बदलाव का माहौल नज़र आ रहा है, माहौल तैयार है। ऐसे में अब देखते हैं जल्दी चुनाव होने वाले हैं, चुनावी रिज़ल्ट भी, चुनावी नतीजे भी आ जाएँगे और फिर दिल्ली में बदलाव की लहर देख नज़र देखिए, आएगी। अगले शनिवार, ये शनिवार नहीं, अगले शनिवार को हम देख लेंगे कि क्या होगा। और 1 बिल्कुल, तारीख को ऐसे भी बजट आने वाला है, तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं उसका भी इम्पैक्ट कहीं न कहीं आएगा, वोटिंग के ऊपर भी। एक फ़ील बिल्कुल। गुड फैक्टर क्रिएट करने की ज़रूरत है बीजेपी को, और आशा करता हूँ कि आपकी जो कैन्वसिंग है, आपने जो मेहनत की है ग्राउंड पे, उसका फल बीजेपी को मिलेगा। और इस बार मेरी जो इच्छा है कि ये 25, मेरे बहुत सारे लोग हज़ारों, लाखों की संख्या में नहीं, लोग लगे मेरी हैं। खुद मैं खुद देख रहा हूँ कि मुझे याद है कि अ, जब पहली बार दिल्ली को स्टेटहुड मिला था 93 में, तब बीजेपी के 3 चीफ मिनिस्टर थे। मदन लाल जी खुराना थे, फिर बाद में शाहिद सिंह वर्मा थे, फिर कुछ शायद समय के लिए सुषमा स्वराज भी बनी थी। जी, हाँ, बिल्कुल। तो उसी समय आप मुझे याद है कि उस समय अनियन घोटाला कुछ हुआ था, जिसके कारण कांग्रेस 15 साल थी और आपने 10 से 11 साल अभी रूल किया है। तो दिल्ली की जनता को अभी डबल इंजन सरकार की ज़रूरत है, और केंद्र और राज्य में एक ही सरकार रहेगी, तो ही हुँ। बेनिफिट उनको मिलेगा। बस आपके चैनल के माध्यम से मुझे जो लग रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। बिल्कुल और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, ऐसा बिल्कुल ग्राउंड पर जाकर प्रतीत हो रहा है। हालाँकि कुछ समय तक तो उतनी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होती नज़र आ रही हैं। दिल्ली में बदलाव की
बड़ी उम्मीद है और जल्दी हम बदलाव देखेंगे। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय नमस्कार। सिया राम। जय सिया राम।